नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट हो दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आप सभी के लिए भारतीय संविधान का अगला क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं भाग 10, 5, 15, 3, 18 अर्थात भाग 18 आपातकालीन प्रावधान जो अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में आते हैं, है ना। तो आपातकालीन प्रावधान, तो भाग 18 में अ से 18 में याद भी करवाया था लास्ट क्लास में। अ से 18 अ से आपातकालीन प्रावधान जो अनुच्छेद 352 से 360 में आते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। संविधान के 22 भाग, उनके नाम, उनके अनुच्छेद जो आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। लास्ट क्लास में मैं याद करने का ट्रिक टेक्निक भी आपको बताया था। फिलहाल हम इसको आगे स्किप करते हैं, टाइम बचेगा तो इसको रिवीजन कर लेंगे। फिलहाल हम आते हैं आज आपके मेन कंटेंट की ओर। ठीक, चलिए। आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन मतलब जब जब आपातकाल लगे तो क्या क्या चीजें उस समय होंगी, कैसी कैसी होंगी, वो सभी चीजों के बारे में जानकारी। भारतीय संविधान में भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंध के बारे में बताया गया है। आपातकाल को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। हमारे भारत में 3 प्रकार के आपातकाल को निम्न परिस्थितियों में किसी भी समय लागू किए जा सकते हैं। तो आपातकाल को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। हमारे भारत में 3 प्रकार के आपातकाल, माने हमारे भाग 18 में कितने प्रकार के आपातकाल है? 3 प्रकार के आपातकाल है। इन 3 प्रकार के आपातकाल को निम्न परिस्थितियों में, तीनों को ही अलग अलग परिस्थितियों में ही किसी भी समय पर लागू किया जा सकता है। जब जो स्थिति उत्पन्न हो किसी भी समय तो लागू हो सकते हैं। इसका मतलब 3 टाइप के आपातकाल है। पहला है युद्ध एवं बाह्य आक्रमण की स्थिति में अनुच्छेद 352 के तहत लगाएंगे। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन, या इसको बोलेंगे आप राष्ट्र या संवैधानिक आपातकाल, जैसे इसको आप बोलेंगे राष्ट्रीय आपातकाल। युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति हो गई तो अनुच्छेद 352 के तहत आप लगाएंगे राष्ट्रीय आपातकाल। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आप लगाएंगे राष्ट्रपति शासन, इसको आप बोलेंगे संवैधानिक आपातकाल 356 के तहत। और लास्ट में अगर वित्तीय स्थिति के कारण, जैसे देश में आर्थिक मंदी आ गई, देश पूरा इकोनॉमिक रूप से क्रश हो गया, तब आप लगाएंगे वित्तीय स्थायित्व के कारण वित्तीय आपातकाल। तब 3 शब्द यहाँ पे सुने मेरे मुंह से अभी। इसमें एक हिंट है, याद रखने का। क्या क्या हिंट है सर? देखिए, पहले बात तो हिंट है 352 में 4 जोड़ेंगे 356, 356 में 4 जोड़ेंगे 360, अर्थात सब में 4 4 जोड़ने से तीनों प्राप्त हो जाएंगे। 352 4 356, 356 4 360। क्लियर? यस। दूसरा याद रखने के लिए हिंट, सर इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। 352 बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल पहले इसमें सब केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति थी। अब इसमें डाल दिया गया है युद्ध या आंतरिक अशांति किसी भी कारण से, युद्ध बाह्य आक्रमण हो, युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो, आंतरिक अशांति हो, किसी भी वजह से राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। पहले पूरे भारत पे लगता था, मगर अब संशोधन होने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भारत या किसी देश के किसी स्पेशल क्षेत्र में भी आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। ठीक ठीक है। जिस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए वहां पे आप लगाते हैं राष्ट्रपति शासन। इस राष्ट्रपति शासन लगाने को आप बोलते हैं क्या? इस वाले अनुच्छेद 356 को बोलते हैं आप संवैधानिक आपातकाल। संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है इसलिए इसको बोलते हैं संवैधानिक आपातकाल। और तो जो 360 इसे आप बोलते हैं वित्तीय, क्योंकि वित्त में दिक्कत हो रहा है, देश आर्थिक मंदी की स्थिति में आ गया है, देश पूरा फेल हो रहा है, इकोनॉमिक रूप से गिर रहा है, तो उसको बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। वित्त की वजह से दिक्कत हो रहा है इसलिए वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल तीनों पीछे कारण क्या है? यहाँ पे दोस्तों संशोधन करके पहले युद्ध है, बाह्य आक्रमण था हमारा, युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति शब्द भी था। हाँ, उस आंतरिक अशांति शब्दों को हटा दिया गया है, हमें लगा दिया गया, उल्टा बोला था। पहले इसमें शब्द था युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। ये तीनों शब्दों की वजह से था कि भाई युद्ध हो की स्थिति हो, बाह्य आक्रमण की स्थिति हो या आंतरिक अशांति हो, तो भी आप लगा सकते हैं क्या? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। उसको हटा दिया गया और अब केवल है युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में ही, जबकि आप किसी दूसरे देश के साथ आपका युद्ध चल रहा हो या कोई बाहर से कोई दूसरा देश आपके ऊपर आक्रमण कर दे। देखिए, दोनों अलग चीज है। युद्ध माने आप भी किसी पर हमला करके युद्ध कर सकते हैं या कोई आप पे भी हमला करके युद्ध कर लेगा। जब आप किसी युद्ध की स्थिति में है, आप किसी पर हमला करके युद्ध कर रहे हैं, तभी आपातकाल लगा सकते हैं। या कोई बाहर से कोई बाहरी आक्रमण आपके ऊपर हो जाए, तब भी आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं।
पहले इसमें आंतरिक अशांति की स्थिति में भी लगा सकते थे, मगर वो चीज हटा दिया गया है। आते इसमें राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण, जैसे कोई राज्य है जहां वहाँ स्टेबल सरकार ही नहीं बन पा रही है, जहां विधानसभा चुनाव हो रहा है, मतलब जब भी चुनाव होकर के कोई सरकार बन रही है, वो सरकार बनते साथ गिर जा रही है, सरकार का चुनाव हो ही नहीं पा रहा है, चुनाव करवा ही नहीं पा रहा निर्वाचन आयोग। तो ऐसी जब स्थिति आ जाए दोस्तों, तो वहां पे लगाते हैं संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण राष्ट्रपति का शासन वहां लगा देते हैं। इसको बोलते हैं संवैधानिक आपातकाल, क्योंकि वहां संवैधानिक तंत्र विफल हुआ था, इसलिए संवैधानिक आपातकाल। और जब वित्तीय पूरा देश अपने वित्तीय रूप से अनस्टेबल हो जाए, अस्थायी हो जाए, डगमगाने लगे, आर्थिक मंदी आ जाए, देश पूरा वित्तीय रूप से गिरने लगे, करप्ट होने लगे, तब आप लगाते हैं वित्तीय आपातकाल। तो 3 प्रकार के आपातकाल हैं, 352, 4 356, 4 360। तो 352 में 4 जोड़े 56, 56 4 जोड़े 360। राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल याद हो गया आपको। ये केवल किन स्थितियों में, युद्ध एवं बाह्यक्रमण के कारण लगेगा, जबकि संवैधानिक तंत्र की, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में ही लगेगा, और ये आपके विस्तृत स्थायित्व के कारण लगेगा। ये तीनों चीज याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आपातकाल की घोषणा के प्रकार। अब आपातकाल की घोषणा देखिए, इसके बारे में हालांकि आपको मैं पीछे जब भाग 5 पढ़ा था केंद्र सरकार, तभी मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको पढ़ा चुका हूँ, मगर यहाँ पे आ रहा है क्योंकि भाग के अनुसार, इसलिए यहाँ पे आपको रिवीजन करवा दिया जा रहा है। ठीक, चलिए आपातकाल की घोषणा के प्रकार। आपातकाल के अलग अलग, क्लियर दिख रहा है आपको नहीं, एक बार चेक करिए जाए। आपातकाल के अलग अलग प्रकार होने के कारण इसकी घोषणा भी अलग अलग तरीके, 3 प्रकार के अलग अलग प्रकार देखिए इसका, आपातकाल का अलग अलग प्रकार देखिए 3 प्रकार, इसलिए इसकी घोषणा भी अलग अलग तरीके से की जाती है। आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न परियोजनाएं जारी की जा सकती हैं। यह उपबंध 1975 के 38वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो पहले संविधान में बात नहीं था कि आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न परियोजनाएं जारी की जा सकती है, मतलब अगर आपातकाल की स्थिति है तो राष्ट्रपति चाहें तो बहुत सारी परियोजनाएं नहीं चालू कर सकते हैं, ये पहले संविधान में नहीं था। और 1975 में 38वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसको जोड़ा गया। ये नया क्वेश्चन है, कभी भी आपसे पूछ सकता है। आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न परियोजनाएं जारी की जा सकती हैं, यह उपबंध संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो आपको याद होना चाहिए 38वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा जोड़ा गया। बहुत सारे लोग इसको पढ़ते जरूर हम, ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन आपके लिए सभी के लिए नहीं होगा। आप में कोई भी एक बच्चे क्वेश्चन आज तक प्रीवियस ईयर में नहीं पढ़ा होगा, मैं तो बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर में नहीं पढ़ा होगा, क्वेश्चन आता तो बना भी नहीं पाते, इसलिए 38वां संविधान संशोधन 1975 आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। जब घोषणा युद्ध अथवा दूसरे देशों द्वारा बाहर से आक्रमण के आधार पर की जाती है, जब आपातकाल की घोषणा युद्ध चल रहा है या दूसरे देश द्वारा बाहर से आपके ऊपर आक्रमण हो रहा है, इस आधार पर की जाती है, तो इसे बाह्य आपातकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य आपातकाल, 352 वाले अनुच्छेद को। और जब घोषणा सशस्त्र विद्रोह यानी कि आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर की जाती है, तब इसे आंतरिक आपातकाल बोलते हैं। जब किसी बाहर से किसी दूसरे देश ने आपके ऊपर आक्रमण किया तो इसे बाह्य आपातकाल बोलेंगे। मतलब आपके खुद के देश में ही लोग हथियार लेके खड़े हो गए, लोग शस्त्र लेकर के आपके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, दोस्तों ऐसी स्थिति को आंतरिक, क्योंकि आपके देश के अंदर की बात है, तो आंतरिक गड़बड़ी क्या कहा जाता है, और इसे आपका आंतरिक आपातकाल कहते हैं। आंतरिक गड़बड़ी को 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह नाम रखा गया। यह पहले नाम क्या था? पहले यह नाम था आंतरिक गड़बड़ी या आंतरिक अशांति। आपातकाल लगाने का कारण क्या था? आंतरिक अशांति के कारण आप लगा सकते हैं क्या? आपातकाल लगा सकते हैं। और उसी आंतरिक अशांति शब्द की वजह से ही इंदिरा गांधी ने गलत, कि हमारे देश में आंतरिक रूप से अशांति फैल रही है, सब मेरा विरोध कर रहे हैं, तो इंदिरा गांधी जी ने गलत तरीके से क्या लगा दिया? राष्ट्रपति शासन लगवा दिया, है ना। और इसीलिए बाद में जब संविधान संशोधन करके 44वां संविधान संशोधन 1978 करके उसको हटाया गया और उसको सुधार के क्या लिखा गया कि आंतरिक अशांति के आधार पे आप कभी भी आपातकाल नहीं लगाएंगे, आंतरिक अशांति के आधार पे आप कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे, राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाएंगे।
तो आंतरिक अशांति के कारण आपको आपातकाल नहीं लगाना है। उस आंतरिक अशांति, आंतरिक गड़बड़ी शब्द को हटा करके इस आंतरिक गड़बड़ी शब्द के स्थान पे संशोधन करके क्या शब्द लाया गया? शब्द लाया गया सशस्त्र विद्रोह। अर्थात अब देश के अंदर भी आपातकाल लगा सकते हैं, मगर केवल किस स्थिति में? केवल एक ही स्थिति में, जब आपके देश के अंदर के लोग सशस्त्र विद्रोह कर दें, जब हथियार उठा ले आपके देश के अंदर के लोग, बस तभी आप लगा सकते हैं आपातकाल। ठीक है, तो इस आंतरिक गड़बड़ी शब्द को 1978 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा सशस्त्र विद्रोह नाम रखा गया। तो आंतरिक गड़बड़ी शब्द हटके इसके जगह सशस्त्र विद्रोह नाम दे दिया गया। क्लियर? ये पूछता है बार बार। और क्यों? देखिए 1975 में आपातकाल लगा था, है ना भैया? या कितने, कौन सा सन उठा? 78 में, जब नई पार्टी आई थी बनके तब। आपातकाल को लागू करने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के बाद ही राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अर्थात आपातकाल को अगर आपको लागू करना है तो उसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश, ये भी आपका 42वां संविधान संशोधन 1978 से ही, 44वां बोल रहा हूँ, 44वां संविधान संशोधन 1978 में ये बात भी बोला गया कि आपातकाल को लागू करने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के बाद ही राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब ये लाइन क्यों जोड़ा गया? क्योंकि इंदिरा गांधी जी के समय केवल फोन से, जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है, केवल फोन से इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रपति जी को बोला था कि आपातकाल लगा दीजिए, और फोन से कहने से राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। तो वैसे फोन मात्र से, मौखिक रूप से बोलने से अगर आप राष्ट्रपति शासन लगा दे रहे हैं तो गड़बड़ है। जिसको से आप देखिए कि इंदिरा गांधी के समय आपातकाल लगा के बहुत अत्याचार किया गया। तो दोबारा यह चीज ना दोहराया जाए, दोबारा यह गलती ना हो, इसीलिए इसको संशोधन करके 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उस मौखिक शब्द को हटा दिया गया लिखित शब्द से, और यह एक नया शब्द इंट्रोड्यूस हुआ, मंत्रिमंडल। कि मंत्रिमंडल की ही लिखित, मंत्रिमंडल इससे पहले संविधान में कहीं शब्द नहीं था। इससे पहले मंत्रिमंडल शब्द संविधान में नहीं था। ये मंत्रिमंडल शब्द भी 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ही संविधान में इंट्रोड्यूस किया गया। ये बात भी पूछता है। तो इससे पहले क्या शब्द था? इससे पहले शब्द था मंत्रिपरिषद, जो अभी भी है। तो मंत्रिपरिषद का मतलब था जितने भी मंत्री हैं, सारे बड़े मंत्री, कैबिनेट मंत्री, फिर उसके नीचे के मंत्री, उससे छोटे छोटे मंत्री, सारे मंत्रियों को मिलाकर क्या बनता है? मंत्रिपरिषद। और जितने मुख्यमंत्री, जितने कैबिनेट मंत्री ओनली, जैसे गृह मंत्री, सुरक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, से जो मुख्य मंत्री हैं, केवल उन मुख्यमंत्रियों को अगर आप मिला ले तो जो कैबिनेट बनेगा, जो समूह बनेगा, उसे आप बोलेंगे मंत्रिमंडल। तो मेन बड़े बड़े मंत्रियों के ग्रुप को बोलेंगे मंत्रिमंडल। और सारे मंत्रियों, राज्य मंत्री, है ना, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इस तरह के बहुत सारे देखे हैं, है ना। तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपराज्य मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, सभी को मिला के जो बन गया वो मंत्रिपरिषद। और केवल कैबिनेट मंत्री इसको मिलाकर बना जो है आपका मंत्रिमंडल। तो जो केवल बड़े बड़े मंत्री, मुख्य एक मंत्रालय का एक मंत्री होता है, तो उस बड़े मंत्रालय के, हर मंत्रालय के मुख्यमंत्री, हर मंत्रालय के सबसे मेन मंत्री को मिलकर बनाया गया तो मंत्रिमंडल, हर मंत्रालय के सभी मंत्रियों को मिलाकर बनाया गया तो मंत्रिपरिषद। यही अंतर है, दोनों बेसिक डिफरेंस। तो जो बड़े बड़े मंत्री मिलकर बनेंगे, उन्हीं बड़े बड़े मंत्रियों के समूह को बोलते हैं मंत्रियों का मंडल। ये शब्द भी 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संविधान में इंट्रोड्यूस किया गया, पहले नहीं था। क्लियर? और उसी मंत्रिमंडल की लिखित, जब वो लिखित रूप में बोले राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति वो अपने मन से आपातकाल नहीं लगा सकते, राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते। अब जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को बोले कि अब आप राष्ट्रपति शासन लगाइए, तभी राष्ट्रपति जी लगा सकते हैं, अन्यथा राष्ट्रपति जी आपातकाल नहीं लगा सकते। तो आपातकाल को लागू करने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के बाद ही राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आपातकालीन घोषणा के 1 माह बाद के, जैसे आपका आपातकाल की समय आ गई, आपातकाल की घोषणा हो गई, क्या आज तारीख से आपातकाल की घोषणा घोषित हो गई। उस घोषणा के बाद से 1 माह के बाद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित, अप्रूव्ड हो जानी चाहिए। अर्थात आपने आपातकाल आज से तो लगा दिया, मंत्रिमंडल ने लिख करके दे दिया, मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति जी को दे दिया, और राष्ट्रपति ने आपका आपातकाल का घोषणा कर दिया। मगर उस घोषणा वाले डेट से करेक्ट 1 महीने के अंदर जो मंत्रिमंडल लिख करके राष्ट्रपति को दिया था, उस पूरे लिखे हुए को कि हम आपातकाल लगा रहे हैं ऐसी स्थिति के कारण, उस सभी चीजों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करना जरूरी है 1 माह के भीतर। तो आपातकालीन घोषणा के 1 माह के बाद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित, अप्रूव्ड हो जानी चाहिए, मैंने 1 माह के अंदर अप्रूवल मिल जानी चाहिए कि आप चलाइए आपातकाल। लेकिन संवैधानिक व वित्तीय संकट में उसकी समय सीमा 2 महीनों के अंदर रखी गई है। मतलब आपका संवैधानिक आपातकाल लगे तब, और अगर वित्तीय आपातकाल लगे तब आप 2 महीने के अंदर भी परमिशन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक आपका राष्ट्रीय आपातकाल, जिसमें आप युद्ध हो रहा है, बाहर से आक्रमण हो गया है, तो उसमें आप बहुत लंबा समय नहीं ले सकते ना डिसीजन लेने में, आपको तुरंत डिसीजन लेना होगा, इसलिए यहाँ कम समय दिया गया, 1 माह का समय। मगर जब आपका
संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, किसी राज्य में चुनाव नहीं हो पा रहा है, या भाई आपका वित्तीय आपातकाल आ गया, तो वो शांति से करने वाला काम है, उसको शांति से हैंडल करने वाला काम है। इसलिए वहां पे परमिशन 2 माह के भीतर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2 महीने के भीतर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है तो वहां पे आपको अनुमति 1 माह के भीतर संसद से ले लेना है, 1 माह के भीतर संसद से अनुमोदित करवा लेना है, अप्रूव करवा लेना है। आपातकालीन घोषणा लोकसभा के विघटन के समय ही की जाती है। जो आपातकालीन घोषणा होती है वो भी लोकसभा के विघटन के समय ही की जाती है। दोनों सदनों के अनुमोदन अप्रूवल के बाद यह घोषणा और 6 महीने तक रहती है। जैसे या 1 महीने के लिए लगा दिया राष्ट्रपति जी ने, अब जैसे उसको संसद का परमिशन मिल गया तो और 6 महीने के लिए लग सकता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। दोनों सदनों के अगर अनुमोदन, लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदन से अनुमोदन या अप्रूवल मिल गया तो उसके बाद यह घोषणा और 6 महीने तक रहती है, तथा प्रत्येक 6 माह में इसे बढ़ाया जा सकता है। और हर 6 माह के बाद आपको और बढ़ाना है तो फिर 6 माह बाद परमिशन लीजिए संसद से, फिर बढ़ा दीजिए, फिर 6 माह तक चला, फिर परमिशन लीजिए 6 माह बाद, फिर बढ़ा दीजिए। इस तरह से हर 6 माह में परमिशन लेके आप इसको अनिश्चित काल तक बढ़ा सकते हैं। इसको केवल राष्ट्रीय आपातकाल को अनुमोदन के लिए 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। मतलब टोटल 300 लोग तो उसमें 200 लोग आपके पक्ष में होने चाहिए, इसी को 2/3 बोल रहे हैं। ठीक, हर 3 में से 2 वोट आपको पड़नी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। उस वोट को भी चेंज कर देता है, 2/3 बहुमत मिलना चाहिए, जिसको आप बोलते हैं सामान्य बहुमत, सरल बहुमत, कठोर बहुमत, विशेष बहुमत बोलते हैं 2/3 बहुमत को। ठीक, चलिए। आपातकालीन प्रावधान हमारे संविधान के भाग खालिस्तान में दिए गए हैं। तो अ से आपातकाल, अ से भाग 18, अ से 18, अ से आपातकाल, तो भाग 18वें में दिया गया है अ से 18, अ से आपातकाल। आंसर बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? इसको देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसका 352 माने राष्ट्रीय आपातकाल का बात कर रहा है कि किन परिस्थितियों में आप राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कर सकते हैं। तो भाई संवैधानिक मशीनरी की विफलता के कारण नहीं कर सकते। पूछिए क्यों? क्योंकि भैया तो आपके संवैधानिक आपातकाल में आ गया, राष्ट्रीय आपातकाल का बात चल रहा है। बाह्याक्रमण, हाँ बाह्याक्रमण, किसी बाहरी देश ने आप पे आक्रमण किया तो आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। आंतरिक अशांति शब्द अब हट चुका है, अब आपका कारण हो गया है क्या? सशस्त्र विद्रोह अगर हो रहा है, जब आपके देश के लोग सशस्त्र हथियार उठा ले रहे हैं आपके खिलाफ, तभी आप लगा सकते हैं। ये भी गलत हो गया, आंतरिक अशांति भी। अब ये नहीं, हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब युद्ध चल रही है आपकी किसी देश से, तब आप लगा सकते हैं। बाह्य आक्रमण चल रहा है किसी देश से, तो आप लगा सकते हैं। और सशस्त्र विद्रोह चल रहा है, कोई बाहरी देश ने आप आक्रमण किया, तब लगा सकते हैं। और आपके देश के अंदर किसी लोगों ने सशस्त्र मैंने हथियार उठा लिए हैं विद्रोह के चक्कर में, तब आप लगा सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। इसलिए युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, केवल इन 3 केस में ही जो आपको दिख रहे हैं, इन 3 केस में ही आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अर्थात किन परिस्थितियों में लगाया जा सकते हैं? तो आंसर होगा डी। जब आपका किसी देश से युद्ध चल रहा हो, या कोई बाहर से कोई देश आपके ऊपर आक्रमण कर दे, या आपके देश के अंदर आंतरिक विद्रोह चल रहा है, यानी कि आपके देश के लोग सशस्त्र हथियार उठा लिए हैं विद्रोह के लिए, तो इन 3 केस में आप लगा सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं, की घोषणा कर सकते हैं। युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। पहले इस सशस्त्र विद्रोह की जगह पे शब्द था आंतरिक अशांति, जिसको 44वां संविधान संशोधन 1978 से हटा करके उसके आंतरिक अशांति, आंतरिक गड़बड़ी, उसके स्थान पे उसको हटा के लगा दिया गया है सशस्त्र विद्रोह शब्द। आपातकालीन घोषणा की समाप्ति कैसे होती है? देखिए, अब घोषणा तो कर दिए है ना, कि मंत्रिमंडल के लिखित अनुमोदन पे राष्ट्रपति जी, जब मंत्रिमंडल लिखित रूप में देगी तभी राष्ट्रपति जी घोषणा कर देंगे किसकी? राष्ट्रीय आपातकाल की। और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के पश्चात 1 महीने के भीतर उसको संसद के दोनों सदनों से परमिशन लेना होता है, वो भी 2/3 बहुमत के साथ। तब आप उसको 6 महीने तक लगा सकते हैं। और हर 6 महीने बाद और बढ़ाना है तो फिर आपको 2/3 बहुमत से परमिशन लेना होता है। फिर आपको 2/3 बहुमत से परमिशन लेना होता है। फिर आपको 6 महीने बढ़ाना है, फिर 2/3 बहुमत से परमिशन लेना होता है दोनों सदनों से। क्लियर हो गई बातें? चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। आपातकालीन घोषणा की समाप्ति। अब जब आपातकालीन घोषणा हो गई, उसको 6 महीने आप बढ़ा भी लिए, अब उसको समाप्त करना है, तो समाप्त कैसे होगा आपातकाल? वही बता रहा है। आप लागू करना सीख गए, आप घोषणा करना सीख गए, आप लागू करना सीख गए, अब समाप्त कैसे होगा आपातकाल वो देख लीजिए। जिस तरह से आपातकाल की घोषणा की जाती है,
जिस तरह से आपातकाल की घोषणा की जाती है उसी प्रकार से इसकी समाप्ति की भी घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो जिस प्रकार से इसके लगाने की घोषणा होगी वैसे इसके समाप्ति की घोषणा भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति एक दूसरी उद्घोषणा पर आपातकालीन स्थिति को समाप्त कर सकते हैं। इसमें संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। जब राष्ट्रपति जी को राष्ट्रीय आपातकाल खत्म करना है तब संसद से अप्रूवल या अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपातकाल लगाना दिक्कत की बात है ना, लगे तो देश में बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, इसलिए उस समय परमिशन जरूरी है। और जब हटाना है तो हट रहा है, मतलब देश की स्थिति अच्छी हो चुकी है, तब संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। याद रखेंगे ये बात, बहुत बड़ा चीज है ना। राष्ट्रीय आपातकाल जब हटाना है तब संसद के अनुमोदन या अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपातकालीन स्थिति के प्रभाव क्या क्या होते हैं? आपातकालीन स्थिति के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों के संबंधों पर प्रभाव पड़ता है। सही बात। अधिकारों पर भी प्रभाव पड़ता है आपके, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल लगती है तो आपके सारे मूलभूत अधिकार कुछ समय के लिए समाप्त हो जाते हैं, केवल आर्टिकल अनुच्छेद 20 और 21 के छोड़ के। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छोड़ के बाकी सारे आपके मूलभूत अधिकार समाप्त हो जाते हैं। कुछ अधिकार आपातकाल की स्थिति में समाप्त हो जाते हैं। आपातकालीन स्थिति में राज्य अनुच्छेद 19 द्वारा 6 मूल अधिकारों को कम करने अथवा हटाने के लिए कानून बना सकता है। ठीक, तो उसको हटाने के लिए भी, उसको कम करने के लिए, उसको हटाने के लिए भी आपातकाल के दौरान नियम बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। क्योंकि आपातकाल की स्थिति, मान लीजिए आपातकाल चल रहा है आपके देश में, भैया बाहर दूसरे देश से आक्रमण चल रहा है, आप क्या बोलेंगे? जम्मू कश्मीर से मान लीजिए हमला हो रहा है, वहाँ युद्ध चल रहा है, आप क्या बोलेंगे? मैं अपने बीवी बच्चों के साथ घूमना जाना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर, मेरा ये अधिकार है, मूलभूत अधिकार, भ्रमण करना अपने देश में। तो मारेंगे घुमा के आर्मी वाले एक झापड़। बेटा युद्ध चल रहा है, आपातकाल लगा हुआ है, आपातकाल के टाइम पे तुम्हारा मूलभूत अधिकार काम नहीं आता, इसलिए घूमो मत, घर में बैठो चुपचाप। हाँ, तो लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव भी पड़ता है। जैसे क्यों? कि भाई मान लीजिए 5 साल के लिए मैं लोकसभा में, बीजेपी का जैसा भी कार्यकाल है, तो बीजेपी आज मान लीजिए 5 साल के लिए आपके लोकसभा में चयनित हुई है, मगर अभी उसी 5वें साल में उसका युद्ध चालू हो गया, और युद्ध चालू के 2 साल 3 साल तक युद्ध चल रहा है। तो अभी उस समय बीजेपी वाले या देश वाले हमारे युद्ध को संभालेंगे कि यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस आपस में चुनाव खेलते रहेंगे, चलो चुनाव करवाओ। हाँ, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों चुनाव कराना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उस समय कार्यकाल 5 साल की जगह 6 साल, 7 साल, 8 साल जितना भी होगा निश्चित काल तक बढ़ सकता है। इसलिए लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव पड़ता है। आपातकालीन स्थिति लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से एक समय में 1 वर्ष के लिए या ज्यादा बढ़ सकता है। तो कितना बढ़ेगा वही बता रहा है कि आपातकालीन स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से एक समय में एक बार में 1 वर्ष के लिए या ज्यादा तक बढ़ सकता है, लेकिन आपातकाल बंद होने के बाद यह स्थिति 6 माह से ज्यादा नहीं बढ़ सकती। मतलब जब तक आपका आपातकाल चल रहा था तो आप 1 साल बढ़ाइए, 1 साल करके आप बढ़ाते चलिए। 3 साल युद्ध चला मान लीजिए, तो पहले 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, 1 साल तक युद्ध चला तो 1 साल आप बढ़ा लिए कार्यकाल, दूसरा साल युद्ध चला दूसरे साल आप कार्यकाल बढ़ा लिए, तीसरे साल युद्ध चला तीसरे साल भी कार्यकाल बढ़ा लिए। तो जब तक युद्ध चलेगा तब तक आप कार्यकाल 1 साल करके बढ़ाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जिस युद्ध समाप्त हुआ, राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हुआ, तो उसके 6 माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है। ये बात ये बोल रहा है कि 6 माह से ज्यादा नहीं बढ़ सकती आपातकाल, लेकिन आपातकाल बंद होने के बाद उनका कार्यकाल 6 माह से ज्यादा नहीं बढ़ सकती, क्योंकि 6 माह के भीतर उनको चुनाव करवाना होगा। 5वीं लोकसभा 1971 से 1977 का कार्यकाल 2 बार एक समय में 1 वर्ष के लिए, और ऐसे करते करते 2 बार 1 वर्ष बढ़ा, फिर 1 वर्ष बढ़ा। इसलिए क्या होता है भाई देखिए, 71-5, 76 और 77 गया, तो 75, 76, 76, 77 2 बार बढ़ा। तो 5वीं जो लोकसभा थी उसका कार्यकाल 2 बार एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, और ऐसे करते करते 1 साल बढ़ाया, फिर 1 साल करके 2 बार टोटल बढ़ाए। ऐसी स्थिति में राज्य विधानसभा का भी कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो कभी आपसे पूछ ले कि देश में कौन सी लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की वजह से बढ़ाया गया था, तब बोलेंगे 5वीं लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की स्थिति के कारण बढ़ाया गया था, क्योंकि इस समय युद्ध हुआ था। याद कीजिए 62 में किसका युद्ध हुआ था? भारत चाइना। 71 में भारत चाइना, 71 में भारत पाकिस्तान, 65 में भारत पाकिस्तान, 71 में फिर। तो इस समय पूरा युद्ध के चल, 62 में युद्ध हुआ भारत पे, 65 में युद्ध हुआ भारत पे, 71 में युद्ध हुआ भारत पे, ये पूरा कार्यकाल ही पूरा युद्ध वाला चल रहा था, है ना। याद रखिए, इसीलिए इस समय कार्यकाल बढ़ा है। मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, भाई उसको समझ लीजिए जब आपातकाल लग जाएगा। तो आपातकालीन स्थिति में राज्य अनुच्छेद 19 द्वारा 6 मूल अधिकारों को कम करने अथवा हटाने के लिए कानून बना सकता है।
आपातकाल समाप्ति के बाद अनुच्छेद 19 दोबारा से लागू हो जाता है। ये 6 मूल अधिकार युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के दौरान ही कम हो सकते हैं, लेकिन सशस्त्र विद्रोह के दौरान नहीं हो सकते। अर्थात जब आपका दोस्तों किसी देश से युद्ध चल रहा हो, जब कोई बाहरी देश आप पे आक्रमण कर दे, तब सरकार चाहे तो आपके मूल अधिकार आपसे उस समय के लिए छीन सकती है। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के बाकी सारे मूल अधिकार छीन सकती है। और जैसे आपातकाल खत्म होगा तो आपसे वापस आपका मूल अधिकार आपको प्राप्त हो जाएगा। मगर 3 कारण थे राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तो युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में तो आपसे मूल अधिकार छीन सकती है सरकार आपकी, मगर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपसे आपके मूल अधिकार नहीं छीन सकती, क्योंकि सशस्त्र विद्रोह अपने देश के अंदर होता है और देश के अंदर आंतरिक विद्रोह है वो, तो आंतरिक विद्रोह को इतना बड़ा नहीं हो सकता कि पूरे देश को रोका जाए उसकी वजह से, है ना। इसलिए सशस्त्र विद्रोह के दौरान नहीं हो सकते, आपके मूल अधिकार छीने नहीं जा सकते। अब तक के आपातकाल, कब का आपातकाल का भारत देखिए। आपातकाल की घोषणा अब तक 3 बार हुई है, जो कि निम्नलिखित है। अब तक 3 बार आपातकाल की घोषणा हुई है मेरे दोस्त। 1962 में भारत चाइना युद्ध, क्या 1962 में भारत चाइना युद्ध, है ना। आइए, तो भारत चीन आक्रमण के दौरान तथा 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण भारत पाकिस्तान विरुद्ध हुए युद्ध में वही आपातकाल जारी रहा। देखिए 62 में जो युद्ध आपातकाल लगा किसकी वजह से, भारत चाइना युद्ध के कारण। फिर युद्ध आपातकाल लगे रहा। फिर भारत चाइना का युद्ध खत्म हुआ 62 से, जो चल रहा था वो आते आते 65 में सब चीज ठीक हुआ, तो 65 में फिर से भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, तो फिर से वही आपातकाल बढ़ गया। जो आपातकाल पे 62 से लगा था वो 65 तक फिर बढ़ गया। ठीक, तो इसमें 62 में भारत और चाइना ने भारत पर आक्रमण कर दिया और इस समय पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हो गया 65 में। ठीक, आइए, तो 62 में, 65 में और 71 में, तो देखिए 71 65 में इसको लोग मारे, पाकिस्तान को कूट के दे पटकन अब पूरा मार रहे थे इंडियन आर्मी वाले पाकिस्तान वालों को, दे घपा। पाकिस्तान आर्मी की पूरी हालत खराब। उसके बाद भी इतना कुटा है इन लोग, तो इतना कुटाने के बाद भी इतना कुटा है कि फिर 65 का फिर 71 में आ गए मार खाने, और फिर 71 पाकिस्तान आक्रमण के फलस्वरूप जारी हुआ आपातकाल। 71 फिर आपका आपातकाल लगाया गया। तो 3 बार आपातकाल लगा है, 1962, 1965, 1971। 62 वाला चाइना के साथ युद्ध, 65 और 71 वाला पाकिस्तान के साथ युद्ध। 65 में हारने के बाद, मुक्की खाने के बाद भी 71 फिर मार खाने आ गए और फिर मार खाए, और सब फिर कारगिल युद्ध में फिर मार खाने 98 में। तो बहुत बार मार खाए यार इन लोग, फिर भी नहीं सुधरते हैं, क्या ही बोलेंगे। गजब के कूटा है भाई, गजब के कूटा है पाकिस्तान की आर्मी। पाकिस्तान के लोग नहीं, याद रखिएगा, लोग किसी भी देश के लोग, कुछ हर देश में कुछ खराब लोग होते हैं, तो हर देश में, भारत में भी कुछ है, वहां कुछ होंगे। देश कभी खराब नहीं होता, देश के लोग कभी खराब नहीं होता। हाँ, उस देश की रणनीति, देश की स्ट्रेटेजी, देश की मानसिकता, कुछ जो हम चयनित लोग उनकी वजह से खराब आ सकती है ना। और आर्मी, मगर आर्मी वहां की भैया बहुत ढीठ है, क्योंकि आर्मी जो है वो तो भैया मिली भगत चलता है उनका, है ना। तो इसलिए मिली भगत चलती है उनकी आतंकवादी संगठनों से। इसलिए ध्यान रखिएगा भैया कि किसी वक्त यही कि गेहूं के साथ घुन पिसता है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, बस वैसे ही है। पाकिस्तान में आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान जो प्रशासन करते हैं ना, नेता वेता, उन लोग इस डर में प्रशासन करते हैं कल के डेट में यहाँ पे हमारी जो सेना है, सेना पाकिस्तान की आर्मी, वो हम पे कब्जा ना कर ले, वो पाकिस्तान की आर्मी पूरे देश का शासन अपने हाथ में ना ले ले। पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के प्रशासन में भी बहुत बड़ा रोल रखती है, बात ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के प्रशासन में बहुत बड़ा रोल रखती है। मतलब हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ भी जो प्रशासन है, मतलब कि हम विधायिका हमारे यहाँ की आर्मी को कंट्रोल करती है ना, और वहाँ आर्मी जो है वो भाई प्रशासन तक को कंट्रोल कर लेता है, उसमें हस्तक्षेप कर लेता है। सुन में आ रहा है बात। तो वहाँ आर्मी को बहुत पावर है, इतना पावर है कि वहाँ जब मन चाहे सत्ता पलट करके वो अपना सैन्य शासन लगा सकता है वहाँ का आर्मी। इसलिए पाकिस्तान आर्मी हमन मौजी करते रहता है, जब मन तब लड़ाई मारपीट घुसपैठ करते हैं, आके मार खाते हैं फिर चले जाते हैं। यार अरे यार क्यों कर रहे हो भैया। पाकिस्तान में छोटे छोटे बच्चे, उनको पढ़ने दो, लिखने दो, खाने दो, पीने दो, ओढ़ने दो, पहनने दो, नाचने दो, गाने दो, हंसने दो, खेलने दो। वह चीज पे तो ध्यान है नहीं कि सड़क बनवाए, पानी दे, रोड दे, बिजली दे, शिक्षा दे, ये सब पे तो ध्यान है नहीं। बस जब देखो हाय भारत हाय भारत। अरे क्यों करना है, हमारे ही भाई हो भैया आप लोग, हमारे पुत्र हैं आप लोग, हमसे टुकड़े बन के निकले हैं ना। तो पाकिस्तान भारत का ही बेटा है ना, फिर भी बुद्धि नहीं है, क्या बोलेंगे। अब बेटा बदमाश है तो क्या करें, 2-4 झापड़ मार सकते हैं तो मार रहे हैं, है ना, और छोड़ थोड़ी देंगे, हमारा ही बेटा है, रखेंगे साथ। चलिए देखते हैं।
तो 62 और 65 भाई 62, 65, 71, 3 बार आपातकाल लगी है। 75 में बाह्य आक्रमण सशस्त्र बलों द्वारा उत्पन्न इसी में अधिकारों के दुरुपयोग के विरोध। अब 75 में जो आपातकाल लगा है दोस्तों, ये लगाए थे इंदिरा गांधी जी ने हमारी, है ना। तो 75 में बाह्य आक्रमण सशस्त्र बलों द्वारा उत्पन्न इसी में अधिकारों के दुरुपयोग के विरोध व्यापक विरोध हुआ था तथा यही आपातकाल सबसे ज्यादा विवादित भी रहा है। ये तीनों आपातकाल तो भाई लगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाहर से आक्रमण हुआ, कभी चाइना ने युद्ध आक्रमण किया, कभी पाकिस्तान ने आक्रमण किया, मरी तो यार देश में इंदिरा गांधी जी ने स्वयं लगा दिया। और उस समय जब आपातकाल लगाया 1975 में, और क्यों लगा दिया, क्योंकि उनके खिलाफ लोग, जनता, आम पब्लिक विरोध कर रही थी कि आप भाई गलत कर रही हैं, आप ये चीज गलत कर रही हैं, आप वो चीज गलत कर रही हैं, तो मेरे खिलाफ बोलोगे तुम बच्चे लोग, लो आपातकाल लगवा दिया। और देख आपातकाल लगाने के बाद जो पुलिस को बोली कि जो सड़क पे दिख रहा है, नारा लगा रहा है, शांति से विद्रोह कर रहा है, चाहे कैसे बैठ के विद्रोह कर रहा है, सिर्फ मुंह से बोल के विद्रोह कर रहा है, तो भी उसको पकड़ पकड़ के पीटो कूटो, डालो जेल में, गजब का मारो पीटो उसको। इसलिए बहुत ज्यादा विवादित रहा भैया ये, इसलिए सबसे ज्यादा विवादित रहा यही वाला 1975 वाला आपातकाल। क्योंकि पहले संविधान में क्या था, शब्द था कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति, आंतरिक गड़बड़ी की वजह से आप आपातकाल लगा सकते हैं। तो उसी आंतरिक गड़बड़ी शब्द की वजह से इंदिरा गांधी जी ने क्या कर लिया, आपातकाल लगवा दिया, है ना। मगर बाद में उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 करके वो आंतरिक गड़बड़ी शब्द को हटा करके वहां शब्द क्या डाला गया, सशस्त्र विद्रोह का। बस तभी, मतलब जब तक देश की जनता मुंह से कर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है, हड़ताल कर रही है, भूख हड़ताल कर रही है, शांति से आपका अहिंसात्मक तरीके से अगर आपका प्रदर्शन कर रही है आपके खिलाफ में, तो आप उनके अधिकारों को नहीं छीन सकते, आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, आप उनके अधिकारों को नहीं छीन सकते, आप उन पर आपातकाल नहीं लगा सकते। मगर वही इंदिरा गांधी जी ने कर दिया था। जब तक अब क्या है, आप केवल जब हथियार उठा ले, जब जनता सरकार के खिलाफ हथियार उठा ले, तब आप लगा सकते हैं आपातकाल, है ना। इसके बाद 1977 में लोकसभा चुनाव में जनता दल की पार्टी बनी। देखिए अब क्या हो गया, 75 में उन्होंने आपातकाल लगा दिया, 1976 में गिर गई। इंदिरा गांधी जी थे, अपने संशोधन करके, और 77 में अपना गिर गया। 77 में चुनाव हुआ, 1977 में चुनाव हुआ और उसमें जनता पार्टी, जनता दल की पार्टी बनी। तब तो उसने 1975 के दुरुपयोग का पता लगाने के लिए सह आयोग का गठन किया कि भाई 1975 में कैसे आपातकाल जो था उसका गलत प्रयोग हुआ, उसका दुरुपयोग हुआ, उसका दुरुपयोग 1975 के आपातकाल में आपातकाल का दुरुपयोग किया गया, तो उसका पता लगाने के लिए सह आयोग का गठन किया किसने, जनता पार्टी ने। और इसी के बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 करके उस गड़बड़ी थी, उस गड़बड़ी को सुधार दिया, हटा दिया, जिसमें आपातकालीन अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई उपाय बताए गए। और उसी उपाय के तहत ही आपका फिर राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 हो गया, लगाया गया। तो पूरा 352 से जुड़ा पूरा ऊपर तक आप पढ़ रहे थे, अब यहाँ 356 का बारे में दिया हुआ है, तो इसको छोड़ते हैं। पहले आपको अब पूरे यहाँ तक का बैकग्राउंड समझा देता हूँ। क्या सर, देखिए अ से 18 में, अ से 18 अ से 18 से ही अ से आपातकाल बन गया, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, अ से 18 से ही अ से आपातकाल बन गया, ठीक। तो भाग 18 में संविधान की बात चल गया। आपातकाल का अनुच्छेद है आपका 352 से 360 तक। इसको अब 3 से तोड़ेंगे, 352, बीच में आ जाएगा 356, फिर आ जाएगा आपका 360। ये जो बस ये 352 हो गए, 352 है ना दोस्त, ये आपका क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय। ये 356 क्या आपका संवैधानिक आपातकाल। ये 360 आपका वित्तीय आपातकाल। ध्यान समझिए, पूरा मैप आपके दिमाग में डाल रहा हूँ। ये राष्ट्रीय आपातकाल पे हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल के पहले लगाने का कारण क्या था, कि आपका किसी भी देश के साथ युद्ध चल रहा हो तो आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। आपका कोई बाहरी आक्रमण आपके ऊपर हो गया, कोई बाहरी देश आप पे आक्रमण कर दिया, तो बाह्य आक्रमण की स्थिति है, तब आप लगा सकते हैं, वो आपका ये क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। और उसमें एक शब्द था आंतरिक गड़बड़ी या आंतरिक अशांति, आंतरिक गड़बड़ी या आंतरिक अशांति, ये 3 शब्द दिया गया था कि इन 3 केस में ही आप, किसी से युद्ध चले तो आप लगा दीजिए राष्ट्रीय आपातकाल, किसी से बाहरी आक्रमण, कोई बाहरी देश आप पे आक्रमण करे तो आप लगा दीजिए राष्ट्रीय आपातकाल, और आंतरिक गड़बड़ी चले, आंतरिक अशांति चले तो आप लगा दीजिए आपातकाल।
इसी आंतरिक गड़बड़ी आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग करके 1975 में इंदिरा गांधी जी ने लगा दिया क्या आपका आपातकाल लगा दिया। और उसमें बहुत ज्यादा लोगों के जब आपातकाल लगता तो उनको मौलिक अधिकार छीन लिए जाते, उनको बहुत मारा पीटा कूटा, बहुत अत्याचार किया गया, जिसके बाद जनता ने नाराज हो गई। जनता नाराज होकर 1977 2 साल बाद 1977 में, और इस 75 के बाद 1976 में ही इंदिरा गांधी जी ने 42वां संविधान संशोधन कर दिया। 42वां संविधान संशोधन करके संविधान में बहुत सारी चीजें बदल दी। संविधान में बहुत सारी चीजें बदली। 75 में आपातकाल लगाया, 76 में 42वां संविधान संशोधन करके संविधान में बहुत सारी चीजें बदल दी। फिर इसी गड़बड़ी जो इतनी चीजें इसमें बदली थी उसमें से जो खराब चीज थी उसको सुधारने के लिए, या आंतरिक गड़बड़ी आंतरिक अशांति थी, इस शब्द को सुधारने के लिए 1977 में कौन सरकार आ गई? जनता पार्टी की सरकार आ गई चुनाव के बाद, क्योंकि इनको तो हारना ही था, इतना अत्याचार किए थे। तो जनता पार्टी की सरकार आ गई 1977 में, और इन्होंने 78 में ही 1978 में ही, यहाँ 42वां था, 2 बढ़ा करके 44वां संविधान संशोधन किया। और 44वां संविधान संशोधन करके जो जो इसमें गड़बड़ी थी उस गड़बड़ी को सुधारा। और इसके साथ ही आंतरिक गड़बड़ी आंतरिक अशांति के स्थान पर, इसके स्थान पर 42वां संविधान संशोधन 1978 से आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर शब्द जो जोड़ दिया, इसको हटा दिया, इसके स्थान पर शब्द जोड़ा सशस्त्र विद्रोह। अर्थात जब देश के अंदर या आंतरिक स्थिति में जब सशस्त्र विद्रोह बस तभी आप आपातकाल लगा सकते हैं। जब देश के अंदर के लोग हथियार उठा ले, शस्त्र उठा ले, बस तभी आप आपातकाल लगाएंगे। ठीक, तो ये चीज सुधारा किया गया। और इस गड़बड़ी का पता लगाने के लिए ही ये सह आयोग का गठन किया था। कौन? जनता दल की पार्टी ने। अभी तक आपके जो ये राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है, 1962 में, 1965 में, 1971 में। ठीक, 75 में जो लगा था, 75 में तो गड़बड़ था, गलत दी। बाकी 62 जो 65 71 लगा वो इन कारणों से लगा है, युद्ध और बाह्याक्रमण के कारण। इसमें था चाइना के साथ युद्ध हुआ था 62 में, 65 में पद से 65 में पद से पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान ही आ गए 71 में मार खाने, डबल। तो CPP चाइना पाकिस्तान मार खाने आ गए। क्लियर हो गया बात? और जब ये युद्ध की स्थिति आ जाएगी तब आपातकाल कैसे लगेगा? तब जब पहले क्या था, पहले केवल प्रधानमंत्री साहिबा थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, फोन की, राष्ट्रपति ने फोन से ही बिना लिखित के फोन से ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया। तब प्रोसेस क्या है? तब इस संशोधन के द्वारा ही एक शब्द जोड़ा गया, मंत्रिमंडल। इस 44वां संविधान संशोधन 1978 में शब्द जोड़ा गया मंत्रिमंडल, कि मंत्रिमंडल के लिखित अनुमोदन पर ही, लिखित रूप में जब देगी तभी आपका राष्ट्रपति जी ओनली घोषणा करेंगे इसका, राष्ट्रीय आपातकाल का। और उस घोषणा के भी 1 माह के भीतर, 1 माह भीतर दोनों सदन से परमिशन लेना होगा। और परमिशन भी आपका 2/3 बहुमत से होगा, 2/3 बहुमत से मिलना चाहिए। जब बहुमत मिल जाएगा तब आपका आपातकाल 6 माह के लिए बढ़ जाएगा, 6 माह तक के लिए लागू हो जाएगा, 6 माह तक लागू हो जाएगा। और 6 माह बाद फिर आपको आपातकाल लगाना होगा तो फिर 2/3 बहुमत से फिर दोनों सदन से परमिशन लेंगे, फिर 6 माह बढ़ा लीजिए, फिर 2/3 बहुमत से फिर दोनों सदन से परमिशन लीजिए, फिर 6 माह बढ़ा लीजिए। मतलब जब आपातकाल खत्म करना होगा तब राष्ट्रपति जी इसकी समाप्ति कर सकते हैं। राष्ट्रपति जी पर्याप्त है इसकी समाप्ति के लिए, इसके लिए किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। इसको समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति जी समाप्त कर सकते हैं बिना किसी परमिशन के। क्लियर? तो मंत्रिमंडल के लिखित अनुमोदन से चालू होता है प्रोसेस। तो देखिए, चालू करने से, घोषणा से, लागू करने से, सब चीज आपको बता दिया मैं। घोषणा हो रहा है इस तरह से, जिस तरह से राष्ट्रपति जी घोषणा कर रहे हैं, मगर लागू हो रहा है, समझिए आप एक तरीके से, क्या लागू हुए, वैलिडिटी कहलाएगा इस 1 माह के भीतर, इस 1 माह के बाद जब आप दोनों सदन से परमिशन ले लेंगे तभी वो लागू कहलाएगा। क्लियर? तब 3 अनुच्छेद आप पढ़े भाई, संशोधन, राष्ट्रीय आपातकाल, और आपका 352 में, 356 पढ़ रहे हैं आप संवैधानिक आपातकाल, और फिर आप 360 में पढ़ रहे हैं वित्तीय आपातकाल। तो ये पूरी जानकारी केवल राष्ट्रीय आपातकाल की है। क्लियर? हो गया? ये सहयोग याद रखिएगा, इसको पूछ सकता है कभी भी। ओके,
आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद, देखिए राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हो गया, अब आगे आपका संवैधानिक आपातकाल। संवैधानिक आपातकाल को ही आप बोलते हैं राष्ट्रपति का शासन, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल हो गया। राष्ट्रीय आपातकाल के बाद जब संवैधानिक आपातकाल था अनुच्छेद 356 संवैधानिक आपातकाल, उसे ही आप बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल अनुच्छेद 356 अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफल हो जाने पर केंद्र राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लेता है, तथा इसे ही राष्ट्रपति शासन कहते हैं। अर्थात राष्ट्रपति शासन किसे कहेंगे? जब किसी राज्य में चुनाव करवाना संभव ना हो, वहां कोई आपकी स्थायी सरकार बन ना पा रही हो, वहां चुनाव निर्वाचन आयोग जो है चुनाव ना करवा पा रहा हो, तब वैसी स्थिति में राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति शासन वहां लगा देते हैं और फिर उस केंद्र सरकार जो है उस राज्य का पूरा बागडोर अपने हाथ में ले लेती है और फिर वहां इस तरीके से व्यवस्था बनाती है कि भैया 6 महीने के अंदर अंदर वहां पे चुनाव हो सके। तो क्योंकि केंद्र सरकार जब अपने हाथ में लेगी तो वहाँ अपनी पुलिस सीआरपीएफ वगैरह भेजेगी, वहाँ की सब जो जिस दिक्कत की वजह से नहीं हो पा रहा था वहाँ पे चुनाव, सब दिक्कतों को सुधारेगी और 6 माह के अंदर अंदर वहाँ फिर से चुनाव करवाएगी और चुनाव करवा के एक स्थायी सरकार का निर्माण वहाँ करेगी। तो जब तक वो चुनाव नहीं हो पा रहा था तो वहाँ पे क्या संवैधानिक तंत्र विफल है। तो संविधान बोला है भैया वहाँ पे आपकी विधानसभा होनी चाहिए, है ना, वहाँ भी आपके जनप्रतिनिधि होने चाहिए, कार्य वगैरह करना चाहिए, मगर वो नहीं हो पा रहा था, इसलिए संवैधानिक तंत्र विफल हो गया था। जो कि आपका ये है विधानसभा एक संवैधानिक तंत्र ही तो है, ये विफल हो गया था। उसी विफलता को दूर करने के लिए राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति शासन लगा करके संवैधानिक तंत्र की विफलता को दूर करने के लिए वहाँ सब व्यवस्था को संभालते हैं केंद्र सरकार की मदद से, और वहाँ पे फिर से पुनः चुनाव करवा के वहाँ पे एक स्थायी सरकार का निर्माण करते हैं। यही है दोस्त आपका राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन की समय अवधि, इसकी समय अवधि कितनी होती है? राष्ट्रपति शासन घोषणा के 2 महीने के भीतर भीतर यह दोनों सदनों से द्वारा अनुमोदित हो जानी चाहिए। जैसे आपका राष्ट्रीय आपातकाल 352 1 माह के भीतर भीतर अनुमोदन होना चाहिए, मगर आपका जो राष्ट्रपति शासन है ये 2 माह के भीतर भीतर, और वित्तीय आपातकाल वो भी 2 माह के भीतर भीतर अनुमोदित होनी चाहिए। इस परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। जो राष्ट्रपति शासन है वो 6 माह के लिए लागू हो जाएगा, घोषणा किए वही से 6 माह के लिए लागू हो गया, और इसे 3 वर्ष की अवधि के लिए संसद की स्वीकृति से प्रत्येक 6 माह में बढ़ाया जा सकता है। अर्थात वो 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और 6 माह करते करते मैक्सिमम 3 साल तक ही राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं किसी भी एक राज्य पे। कितने साल तक? मैक्सिमम 3 साल तक। उसके अंदर उससे पहले ही आपको वहां पे चुनाव वगैरह करा के एक स्थायी सरकार बनानी होती है। ठीक, तो 3 वर्ष की अवधि के लिए इसे संसद की स्वीकृति से प्रत्येक 6 माह में बढ़ाया जाता है, और राष्ट्रपति शासन आपको बढ़ाना है तो हर 6 माह में संसद से स्वीकृति लेना होगा। राष्ट्रपति शासन के परिणाम क्या होते हैं? राष्ट्रपति राज्य सरकार के सारे कार्य अपने हाथों में ले लेता है, क्योंकि राज्य सरकार के हाथ में जब कार्य था तभी तो वहां पे चुनाव नहीं हो पा रहा भैया, इसलिए उसे सारे कार्य अपने हाथों में लेते हैं राष्ट्रपति जी, तथा उसे अन्य कार्यकारी अधिकारियों की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस समय में राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। तो याद रखिए जब राष्ट्रपति शासन लगता है किसी राज्य में तो वहां का मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है, तथा राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर राज्य चलाता है, और वहां पूरा राज्य चलाता कौन है? वहां का राष्ट्रपति का प्रतिनिधि राज्यपाल जी। तो राज्यपाल जी पूरे राज्य का भागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं राष्ट्रपति जी के कहने पर, मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। राष्ट्रपति को इस स्थिति में उच्च न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। किसकी? राष्ट्रपति जी को जब आपका राष्ट्रपति शासन लगाएंगे तो इससे उनको क्या प्राप्त हो जाएगी? उच्च न्यायालय की शक्तियां। अनुच्छेद 356 का प्रयोग 1950 से अब तक लगभग 100 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। तो अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल, जिसको आप संवैधानिक आपातकाल बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, इसका प्रयोग 1950 से अब तक लगभग 100 से अधिक बार हो चुका है भैया, इतने बार आपका हो चुका है राष्ट्रपति शासन के। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब आप एक चीज समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन एक हथियार, एक टूल की तरह प्रयोग किया जा रहा है ना। और ये भी समझ सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं देश में इतनी बार गड़बड़ी हुई कैसे कि राष्ट्रपति शासन लग जा रहा है। तथा अनुच्छेद 356 संविधान का सबसे विवादास्पद एवं आलोचनात्मक बन गया है। मैंने बोला ना,
सबसे ज्यादा विवाद में रहता है। क्यों विवाद में रहता है ये थोड़ा समझते हैं, पढ़ना तो है, उसको समझ लीजिए। आपने क्या बोला कि देखिए कहीं चुनाव आया, मान लीजिए कि आपका छत्तीसगढ़ राज्य में बीजेपी और कांग्रेस दोनों खड़े हैं, और हो क्या रहा है कि मान लीजिए टोटल 100 सीट है, इसमें आपका 50 सीट कौन जीत गई, कांग्रेस जीत गया समझिए, ठीक। आपका 30 सीट कौन जीत गया, यहां मानते हैं, और 45 सीट कौन जीत गया, 45 सीट आपका जीत गया है बीजेपी, और 5 सीट है किसके पास, अन्य पार्टी के पास, ठीक, अन्य पार्टी के पास। अब क्या हो रहा है भैया, चुनाव हुआ, यहाँ 50 सीट कांग्रेस जीता, 45 सीट बीजेपी जीता। इसको एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। 50 की जगह इसको करते हैं 49 सीट कांग्रेस जीता, 45 सीट जीता, ये जीता, अन्य के पास 6 सीट है, ठीक। तो 49 सीट जीता कांग्रेस, 45 सीट जीता बीजेपी, 6 सीट जीता अन्य पार्टी, है ना। तो अभी हम पार्टी सरकार कौन बनाएगा, आपने सर ये बनाएगी कांग्रेस सबसे ज्यादा सीट इसके पास है, बहुमत प्राप्त दल है, मतलब दोस्तों अभी भी 100 की 50% मतलब 51 सीटें नहीं ला पाई है। जब 51 सीट लाएगी, बहुमत प्राप्त कर लेगी, तभी जाकर के ये सरकार बना पाएगी। और जब एक बार चुनाव हुआ तो मान लीजिए कि 6 सीट जो है इसने इसका समर्थन कर दिया, तो 49 और 6 कितना हो गए भाई, आपके हो गए 55 सीट इसको मिला, इस सरकार में आ गई, ये सरकार बना ली, कांग्रेस ने सरकार अपनी बना ली। इसने वादा किया इनको कि इनके 6 जो अन्य यहाँ पे होंगे 6 अन्य सीट, इनको हम मंत्री बना देंगे, मंत्री नहीं बनाए। सरकार बनने के बाद इनको मंत्री नहीं बनाए तो इन लोग क्या किए, इन लोग तुरंत अपना इस्तीफा दे दिए और यहाँ से क्या कर लिए, निकल गए तो क्या हो गया भैया, निकल गए यहाँ से, तो यहाँ से इनका सरकार गिर गया, कांग्रेस सरकार गिर गया, तो फिर से चुनाव होगा, फिर से चुनाव हुआ तो फिर इन लोगों को सपोर्ट कर दिए, तो इन लोग सरकार बनाए, फिर से इन लोग से छोड़ दिए, इन लोग गिर गए। तो इस तरीके से दोस्तों जब अगर बार बार चुनाव हो रहा है और वहाँ पे एकदम स्थायी सरकार नहीं बन पा रही है, तो यहाँ पे क्या करते हैं पता है, मान लीजिए आपका केंद्र सेंट्रल में किसका राज है, सेंट्रल मान लीजिए बीजेपी है, तो बीजेपी बोली किसको, राष्ट्रपति जी को, कि तुम यहाँ पे क्या लगा दो, राष्ट्रपति शासन लगा दो, और इस राज्य छत्तीसगढ़ राज्य की पूरी बागडोर अपने हाथ में ले लो और राज्यपाल के माध्यम से वहाँ कंट्रोल करो। और उस कंट्रोल के दौरान आप क्या करो कि जो 6 मंत्री यहाँ छोड़े थे, ये 6 लोगों को खरीद के और रीत के, जो भी करके आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, खरीद के चाहे सेटिंग वेटिंग जमा के इसको अपने पार्टी में लो, और उसके बाद बोलो कि हाँ हम बहुमत सिद्ध करने आ रहे हैं, और वहां से बहुमत सिद्ध करवा करके राष्ट्रपति शासन लगा के सब काम करो, और उसके बाद यहाँ से 51 सीट लेकर के छत्तीसगढ़ राज्य बीजेपी का सरकार बना दो। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो सेंट्रल में जो भी सरकार होती है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति का प्रयोग एक हथियार, एक टूल की तरह करती है, राष्ट्रपति शासन का प्रयोग एक हथियार, एक टूल की तरह करती है। वैसे बीजेपी कांग्रेस जो हर पार्टी वैसा करती है, तो किसी एक का बात नहीं है, सब पार्टी वही है दोस्तों, है ना। अब समझिए क्यों ये सबसे ज्यादा विवाद में रहता है राष्ट्रपति शासन, क्यों सबसे ज्यादा आलोचना होती है राष्ट्रपति शासन की, कि राष्ट्रपति जैसा आदमी यार सब क्यों करते हैं करके। मगर दोस्तों रीजन है क्योंकि राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त दल के, तो मान लीजिए सर राष्ट्रपति बात क्यों मानते हैं, ऐसा तो लिखित कहीं नहीं है, अंदर की बात क्या है, राष्ट्रपति जी बात क्यों मानते हैं सर, जो सत्ताम पार्टी है, अरे भैया क्योंकि उनके समर्थन से ही तो राष्ट्रपति बने हैं ना। अर्थात राष्ट्रपति कोई आदमी ऐसा थोड़ी कि उसके लिए निर्वाचन जनता वोटिंग करी, जनता वोटिंग तो कर नहीं रही है, उनके लिए वोटिंग कहाँ होती है सर, लोकसभा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य उनके लिए वोट देते हैं। तो सबसे अधिक राज्यों में विधायक जो हैं मान जो बीजेपी के हैं, पूरे सबसे अधिक राज्यों में सांसद है वो बीजेपी के हैं, तो भाई वो भी निर्वाचित हो गया है, तो उन्हीं लोग तो वोट देंगे किसी आदमी को, तो बनेगा राष्ट्रपति ना। इसका मतलब बीजेपी जिस आदमी का चेहरा दिखा के खड़ा करता है, बीजेपी अगर वर्तमान में सत्ता प्राप्त दल है, उससे बहुमत प्राप्त दल है, तो दोस्तों उसके जितने भी समर्थक है वो सब राष्ट्रपति, उस आदमी को जिसको राष्ट्रपति बनाना चाहता है उसको वोट देके राष्ट्रपति बना दिए। अब जो आदमी मेरे ही सपोर्ट से राष्ट्रपति बना, वो मेरा बात नहीं मानेगा तो कैसे चलेगा काम, जो मेरा बात मानेगा उसी को तो राष्ट्रपति बनाऊंगा ना। इसलिए तो राष्ट्रपति जी के पद को कई बार विवाद में घिर जाता है कि वो एक रबड़ स्टाम्प है, वो केवल मौखिक प्रमुख है ना, उस तरीके से वास्तविक प्रमुख नहीं है, इस तरीके से बातें होती हैं। तो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, जो कि सबसे ज्यादा विवाद में रहता है। 1950 से अब तक लगभग 100 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन पंजाब में 1951 में लागू हुआ था। कहाँ लागू हुआ था?
पंजाब में 1951 में लागू हुआ था। तो ये क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों, याद रखेंगे कि सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ था। लोग यूपी उत्तर प्रदेश मारते हैं, नहीं, पहली बार बोलेगा तो पंजाब में 1951 में लागू हुआ था। ठीक, 1988 में नागालैंड, 1989 में कर्नाटक तथा 1991 में मेघालय में राष्ट्रपति शासन को वैध नहीं ठहराया गया था। देखिए कहाँ पे राष्ट्रपति शासन का आधार गलत था, अर्थात राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार गलत था। तो 1988 के नागालैंड में, 1989 के कर्नाटक में, 1991 के मेघालय में जब राष्ट्रपति शासन लगा तो उसको वैध नहीं ठहराया गया, उसको गलत बताया गया। संविधान का मृत पत्र अनुच्छेद 356 को माना गया। ये पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। संविधान का मृत पत्र कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसे संविधान का मृत पत्र बोलते हैं। तो अनुच्छेद 356 अर्थात राष्ट्रपति शासन को ही संविधान का मृत पत्र बोलते हैं कि संविधान मर गया है, संविधान मर गया है, संविधान मृत हो गया है। उनके मरने से जुड़ा पत्र लेके आ रहे हैं, जिसको आदमी मरता है उसके पत्र छपता है ना, वैसे संविधान मर गया है इसलिए अब उसका मृत पत्र छांट रहे हैं। इसका मतलब जब संविधान मर गया है, मतलब जहां राष्ट्रपति शासन लग गया तो वहां मृत हो गया, संविधान मृत हो गया, मर गया है। अर्थात लोग राष्ट्रपति शासन लगा के संविधान को मार डालते हैं, संविधान का गला घोट देते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि उसके बाद संविधान के हिसाब से नहीं, राष्ट्रपति के हिसाब से शासन चलता है और राष्ट्रपति सत्ता प्राप्त बहुमत प्राप्त दल के नेता के हिसाब से चलते हैं। तो सब लिखित कहीं नहीं है, सब एग्जाम में मत लिखिएगा, मगर आपको समझ होना चाहिए। तो पूछेगा कभी भी संविधान का अमृत पत्र अनुच्छेद 356 को माना गया है, किस अनुच्छेद को, तो अनुच्छेद 356 को, जिसको आप बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। अब आ गया लास्ट दोस्तों, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। तो वित्तीय आपातकाल है अनुच्छेद 360। अब तक वित्तीय संकट एक भी बार घोषित नहीं हुआ है। क्या, अब तक वित्तीय संकट एक भी बार घोषित नहीं हुआ है, लेकिन 1991 में वित्तीय संकट आया था। क्लियर? वित्तीय आपातकाल के बारे में क्या है कि अब तक वित्तीय संकट एक भी बार घोषित नहीं हुआ था। हमारे भारत में वित्तीय संकट या वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 कभी भी लागू नहीं हुआ है, लेकिन 1991 में वित्तीय संकट जरूर आया था। 1991 में वित्तीय संकट जरूर आया था, मगर उस समय भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया था। 1991 में जो वित्तीय संकट आई थी मेरे दोस्त, इस 1991 की वित्तीय संकट वो देख लीजिए, अच्छे से दिख रहा होगा। हाँ, तो इस 1991 के वित्तीय संकट की वजह से ही बोला जाता है, इसी समय मनमोहन सिंह जी को बोला जाता है कि वो डूबते हुए देश की नैया को बचा लिए। रियल मायने में बात यह है कि उनके पास, मनमोहन सिंह जी के पास चॉइस नहीं था। सुनना के बाद चॉइस नहीं थी, उनका मजबूरी था कि उनको वो स्टेप लेना पड़ा जो वर्ल्ड बैंक ने उनको सजेशन दिया। और इसलिए इसके बाद ही आप देखते हैं कि एलपीजी को अपनाना पड़ा इनको, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरल मैंने उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन में निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन में वैश्वीकरण। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की पद्धति को अपना करके देश की इकोनॉमी को फिर से बूस्ट किया गया। हालांकि मनमोहन सिंह जो समय आपके वित्त मंत्री के पद पे थे, में भी, हाँ, वित्त मंत्री के पद पे थे, तो उनका सहयोग तो है, उनका बहुत बड़ा योगदान तो है ही, मगर फिर भी आप उसकी गहराई तक जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मनमोहन सिंह जी की मजबूरी थी, क्योंकि उनको उस समय, देखिए देश का आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, ऐसी स्थिति आ गई थी कि देश का ना सोना गिरवी रखने जाना पड़ गया था वर्ल्ड बैंक के पास, ब्रिटेन के पास, दूसरे देशों के पास, कि देश का सारा सोना ब्रिटेन, इंग्लैंड के पास गिरवी रखेंगे, वहां से पैसा लाके देश को बचाएंगे। तब वर्ल्ड बैंक ने बोला कि यार अगर तुम आज गिरवी रख करके सोना गिरवी रखते हो इंग्लैंड के पास और तुम उससे पैसा ले तो लेते हो, और उस पैसे को तुम खर्चा करोगे और फिर तुम क्या हो जाओगे, पैसा तुम लिए और खा के खत्म कर दिए, पूरा देश कंगाल। तो इस तरह से तुम पैसा दूसरे से उधारी ले लेके खाओगे तो तुम और कर्जे में डूबते जाओगे। तो देखो मनमोहन सिंह वर्ल्ड बैंक सजेस्ट किए कि ये कोई रास्ता है नहीं, तुमको अपने देश में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को अपनाना होगा। उदारीकरण मतलब तुम अपने देश में जो लाइसेंसिंग प्रणाली अपनाए हो कि केवल लाइसेंस प्राप्त लोग ही यहाँ पे बिजनेस करेंगे, काम करेंगे, धंधा करेंगे, हर एक काम में आप लाइसेंस घुसा दिए हो कि अगर आपको कपड़ा फैक्ट्री खोलना तो लाइसेंस दीजिए, लाइसेंस के लिए इतना सारा प्रोसेस से गुजरिए, इतना सब 3-5। तो लाइसेंसीकरण को कम कीजिए, उदार बनिए, थोड़ा प्राइवेट के लोगों आप उदार बन जाइए, थोड़ा सभी को काम करने का मौका दीजिए। ठीक है। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी में पी, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। निजीकरण मतलब आप सिर्फ हर काम सोचते हो कि आप सरकार हो मनमोहन सिंह जी और आप लोग हर काम कर लेंगे, तो ऐसा मत कीजिए। आप लोग एक काम कीजिए कि प्राइवेट कंपनियों को ही मौका दीजिए, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती हैं। तो प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए काम करेंगी तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा टैक्स देंगे, उस पैसे से आपका भला होगा। इसलिए आप अपने यहाँ के प्राइवेट कंपनियों को भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए, सब काम सरकारी कंपनियों से ही मत करवाइए। ठीक है बोले।
और ग्लोबलाइजेशन को अपनाइए। एलपीजी में जी, ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण को अपनाइए, अर्थात अपने देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़िए, खोलिए, दूसरे देश के साथ आयात निर्यात कीजिए, है ना। क्योंकि जब दूसरे देश की कंपनी जो बहुत स्किल्ड है, बहुत ट्रेंड है, वो आपके देश में आके कंपनी लगाएगी तो आपके यहाँ के लेबर को सिखाएगी, तो आपके देश के लेबर भी स्किल्ड हो जाएंगे, आपके देश में फिर कल वैसी कंपनी खुद खोल सकते हैं। आप अपने यहाँ सामान बना करके वहाँ एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे से अन्य देशों को, तो वहाँ से आपको पैसा कमाई होगा। तो दोस्तों इसीलिए बताया गया कि एलपीजी को अपनाइए मनमोहन सिंह जी, तभी आपका देश बचेगा। तो इस तरीके से वो मजबूरी थी दोस्तों, देश का सोना गिरवी रखना पड़ गया था इंग्लैंड के पास। समझाया बात। तो बहुत खतरनाक स्थिति से भारत निकला था, जब भारत की स्थिति पूरी चरमरा जाती, और इसीलिए इनको मनमोहन सिंह जी की वाहवाही भी की जाती है कि हाँ, बहुत खतरनाक स्थिति से मनमोहन सिंह जी ने बचा लिया। मगर बचाया तो जरूर, उस बात को मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ, हाँ बचाया ही है उन्होंने, क्योंकि बहुत विद्वान है मनमोहन सिंह जी। मगर बचाने से बड़ी सत्य एक और भी है जो गहराई की है, कि उनकी मजबूरी ही थी कि उनको ये सब चीज करना पड़ा, और कोई रास्ता ही नहीं था। ठीक है, आइए। इसलिए वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में कभी लागू नहीं हुआ है। 1991 में स्थिति आई थी, मगर हमको बचा के निकालिए मनमोहन सिंह जी ने या वर्ल्ड बैंक के सलाह ने। क्लियर, आइए। तो 352, 456, 460। राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा केरल राज्य 9 से ज्यादा बार में लागू हुआ है, अर्थात सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन केरल राज्य में लागू हुआ है, ऐसा ये दिखा रहे हैं। हम भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम एक बार पढ़े थे तो यूपी पंजाब कुछ दिखाया था, एक बार पढ़ा कर लेते हैं। मैक्सिमम टाइम राष्ट्रपति शासन भारत के किस राज्य में लगा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। हालांकि सबसे ज्यादा दिन तक राष्ट्रपति शासन लागू होने के मामले में पंजाब सबसे आगे है। यह अलग अलग मौकों पर कुल 3510 दिन यानी लगभग 10 साल राष्ट्रपति शासन रहा। तो सबसे ज्यादा लंबे समय तक कहाँ पे लगा हुआ है? सबसे ज्यादा लंबे समय अवधि का अगर बात करें तो लगा है पंजाब में। और सबसे ज्यादा बार, नंबर्स की कितने बार लगा है, जैसे मान लीजिए एक ही बार लगा और 10 साल के लिए लग गया तो सबसे लंबा लग गया, और 5 बार लगा, हमारे 1 साल करके लगा तो 5 ही बार लगा। तो सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है? तो उसका आंसर केरल नहीं, अब केरल में 9 बार था, इससे एक ज्यादा यूपी में लग गया 10 बार। ठीक, और सबसे ज्यादा लंबे समय बोले तो पंजाब में लगा है सबसे ज्यादा लंबे समय के लिए, लगभग 10 साल के लिए, 3510 दिन के लिए। ठीक है ना, 3510 दिन। तो सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा लंबे अवधि के लिए लगा है पंजाब में। याद रखिएगा ये बात, राष्ट्रपति शासन यानी कि 356, अनुच्छेद 356। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन बस लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 356 जो सबसे ज्यादा यूपी में लगा है सबसे ज्यादा बार, और सबसे ज्यादा लंबे समय के लिए पंजाब में लगा है। ठीक, यूपी में 10 बार लगा है। इसको ही मृत पत्र, संविधान का मृत पत्र कहते हैं, अनुच्छेद 356 को ही, राष्ट्रपति शासन को ही। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन में संसद से 2 माह के भीतर, तो 2 माह के भीतर यानी कि उत्तर ए। और अगर राष्ट्रीय आपातकाल हो तो 1 माह के भीतर, राष्ट्रीय आपातकाल हो तो 1 माह के भीतर, राष्ट्रपति शासन हो तो 2 माह के भीतर। 44वें संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। तो 44वें संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार है। तो वह है दोस्तों युद्ध, बाह्य आक्रमण और आपके सशस्त्र विद्रोह। तो युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति नहीं, आंतरिक अशांति हट गया 44वें संविधान संशोधन 1978 से। युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति, यस ये सही बात बोल रहे हैं। केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति, गलत। युद्ध, आंतरिक गड़बड़ी या सैनिक उपद्रव के समय, गड़बड़, गलत। आंसर सही, आपके राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह केवल इन 3 स्थिति में ही लगाया जा सकता है। इस सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो आंसर बी सही है, बी सही है। चलिए, तो यहाँ पे आपको ये समाप्त होता है। क्लियर हो गई बात है ना? चलिए भैया,
तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली होंगी, जैसे कि आपको ये पता चला कि भाई सबसे ज़्यादा बार कहाँ लगा है, सबसे लंबे समय के लिए कहाँ पे लगा है, आपके 1962, 65 और 71 में क्या क्या स्थिति हुई थी, 1991 में क्या ऐसे वित्तीय आपातकाल लगने से बच गया देश का स्थिति, कैसे हम इंग्लैंड के पास हमारा सोना गिरवी रखा रहा था, सब चीज़ें आप जान गए। बहुत सारी आपको चीज़ें सीखने मिली होंगी। 1975 के आपातकाल के बारे में आप जाने होंगे। 75 में कैसे इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया। 77 में जनता पार्टी की सरकार आई, शाह आयोग की गठन की गई, 44वां संविधान संशोधन 1978 से सुधार किया गया। ये सब चीज़ें आप जाने होंगे, है ना। तो चलिए यहीं पे अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। दुआ करता हूँ आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। धन्यवाद।